बॉडी में बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो स्किन से भी निकलते हैं। जैसे हमारा जो स्किन है वहां से स्वेट प्रोड्यूस होता है, स्वेट से भी यूरिया रिलीज होता है। बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो स्वेट से भी रिलीज होते हैं। दो किडनी इसमें इन्वॉल्व है। जो राइट वाली किडनी होती है वो थोड़ी नीचे होती है। राइट वाली किडनी का पोजीशन थोड़ा सा नीचे होता है और जो लेफ्ट वाली किडनी है इसका पोजीशन थोड़ा सा ऊपर होता है कंपैरेटिवली। किडनी की जो लेंथ होती है वो होती है लगभग 12 to 14 सेंटीमीटर, एक एवरेज लेंथ होती है। विड्थ जो इसकी होती है वो होती है लगभग 5 to 6 सेंटीमीटर और इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 3 सेंटीमीटर के आसपास। डार्क रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर, रेडिश ब्राउन कलर की कवरिंग होती है और बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, जैसा आपको दिख भी रहा होगा बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ब्लड को लेकर के आ रहा है हार्ट की तरफ से ऑर्गन में, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हम लोग आर्टरी बोलते हैं। तो ये हो गया किडनी जो है ना, किडनी जैसे आपको याद होगा लंग्स को हम लोग पल्मोनरी वर्ड यूज कर रहे थे लंग्स के लिए, उसी तरह से किडनी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रीनल। ठीक है, किडनी के लिए रीनल वर्ड यूज करते हैं। जैसे लंग्स के लिए क्या यूज करते हैं, पल्मोनरी, उसी तरह से किडनी के लिए रीनल वर्ड यूज किया जाता है। तो इसका नाम होता है रीनल आर्टरी, इसको रीनल आर्टरी बोलते हैं। यहां से ब्लड दोनों किडनी में जाएगी फिल्ट्रेशन के लिए। यहां से ये नीचे ये हो गया रीनल वेन। ठीक है, ये रीनल वेन हो गया। किडनी को जब हम क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं तो इसका एक्चुअली 3 पार्ट होता है। जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। जो मिडिल वाला पार्ट होता है इसका, मिडिल वाला पार्ट उसको हम लोग बोलते हैं मेडुला। ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज मेडुला। और जो सबसे इनर पार्ट है इसको हम लोग पेल्विस बोलते हैं। ठीक है, सबसे बाहर वाले पार्ट को मेडुला कॉर्टेक्स, मिडिल वाले पार्ट को मेडुला और यहां जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है उसको हम लोग पेल्विस बोलते हैं। एक्चुअली किडनी में होता क्या है कि यहां पे ब्लड आ रहा है, कहां से आ रहा है ब्लड, ब्लड यहां से आ रहा है, हार्ट की तरफ से इधर ब्लड आ रहा है। अब इसमें ब्लड में है क्या, ब्लड में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको हमें यहां से हटाना है। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसको हटाना है। तो वो ब्लड में से एंटर किया कहां पे, किडनी में, लेफ्ट किडनी राइट किडनी दोनों में एंटर किया। इसमें एंटर करने के बाद यहां पे एक्चुअली इस जगह पे जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है उस जगह पे वहां पे लाखों छोटे छोटे फिल्टरिंग यूनिट होते हैं। ठीक है, लाखों छोटे छोटे फिल्टरिंग यूनिट होते हैं। यहां पे इस तरह से कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है फिल्टरिंग यूनिट का। तो हर एक यूनिट है, इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, हर एक यूनिट को बोला जाता है नेफ्रॉन। उसका जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है वो कॉर्टेक्स में होता है, बाकी का पूरा बॉडी इसका कहां पे होता है, मेडुला में होता है और ये ओपन होता है सारा जाकर के एक साथ पेल्विस में।
ठीक है। अब इसका काम क्या है, ये जो आप लोग लाखों छोटे छोटे यूनिट्स देख रहे हो जिसको फिल्टरिंग यूनिट बोला जाता है किडनी का, दैट इज फिल्टरिंग यूनिट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। और इसी में फिल्ट्रेशन होता है, ये नेफ्रॉन ही है जिसमें कि किडनी में, जिसमें कि हमारी बॉडी में ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है, जो हम बोलते हैं किडनी में होता है, तो एक्चुअली किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है उसमें होता है, ठीक है, उसी जगह पे फिल्ट्रेशन होता है नेफ्रॉन के अंदर। तो ब्लड जो हमारी किडनी का फिल्टरिंग यूनिट होगा, जो फंक्शनल यूनिट होगा किडनी का, दैट इज नेफ्रॉन। एक्चुअली यही वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है, इसकी लेंथ लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और यही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी लाखों प्रेजेंट होगा और इसमें भी लाखों प्रेजेंट होगा, दोनों मिल करके काम करता है। राइट किडनी लेफ्ट किडनी दोनों मिल करके काम करता है। यहाँ पे ब्लड आया, इधर से ब्लड आया, कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, जिसमें यूरिया है, जिसमें यूरिक एसिड है, हार्मफुल सॉल्ट्स है, वो सब चीजें यहाँ पे आई। वो सब चीजें यहाँ पे आने के बाद इसमें एंटर की, किसमें, किडनी में एंटर की। अब किडनी में जो फिल्टरिंग यूनिट है नेफ्रॉन, वो उसको फिल्टर आउट करेगा। और फिल्टर आउट करने के बाद क्या होगा, देखिए, फिल्टर आउट होने के बाद जो प्योर ब्लड है, जिसमें जो ब्लड में इंप्योरिटी होती है, जो यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, हार्मफुल सॉल्ट होता है, उसको वो वहीं पे रोक लेता है, उसको एक जगह कलेक्ट करता है। और उस कलेक्टेड चीजों को यहां से, इस जगह से, यहां से एक इस तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहां से किडनी से ज्वाइन करता है नीचे की ओर, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर। इसको क्या बोला जाता है, यूरेटर, जो किडनी से उस चीज को, जो फिल्ट्रेट होता है, जो हमारी ब्लड का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, हार्मफुल सॉल्ट्स, उस सब चीजों को जो ब्लड से फिल्टर आउट किया है किडनी ने, उस सब चीजों को एक जगह पे कलेक्ट कर देता है, एंड दैट इज इन यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट कर देता है, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर जो हमारा है, ये इसकी जो कैपेसिटी होती है लगभग 400 से लेकर के 600 ml ऑफ द यूरिन को एक बार में स्टोर करने की होती है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर जो दोनों किडनी से कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी फिल्ट्रेशन होगा, वो फिल्ट्रेशन यहाँ से और यहाँ से कलेक्ट होकर के जो फिल्ट्रेट है, वो फिल्ट्रेट कहाँ पे आ गया, इसमें आ गया। इसको हमने क्या बोला, यूरिनरी ब्लैडर बोला। यूरिनरी ब्लैडर हाईली फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है ये, तो हाईली फ्लेक्सिबल है। इसमें जो है 400 to 600 ml ऑफ द यूरिन एक बार में स्टोर हो सकता है, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ओपनिंग है यूरिनरी ब्लैडर की, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा बोलते हैं, यहाँ पे एक मस्कुलर स्फिंक्टर होता है, ठीक है। इस यूरेथ्रा के ओपनिंग पे मस्कुलर स्फिंक्टर होता है, जो कि वॉलंटरली एम्प्टी की जा सकती है, ठीक है, वो वॉलंटरी एम्प्टी की जा सकती है। तो यहां से जो है वॉलंटरी, यहां से यूरिन जो कलेक्टेड है दैट विल कम आउट, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन का प्रोसेस, ठीक है। समझ में आ गया, एक्सक्रीशन का प्रोसेस इतना होता है। क्या क्या चीजें हुई, इसमें ब्लड एंटर किया, इम्प्योर ब्लड रीनल आर्टरी से, रीनल आर्टरी से हार्ट की तरफ से आ रहा है ऑर्गन में, जब हार्ट की तरफ से ऑर्गन में जाता है दैट इज कॉल्ड एज आर्टरी। इम्प्योर ब्लड इसमें आया, दोनों किडनी में एंटर किया, दोनों किडनी में जो लाखों छोटे छोटे नेफ्रॉन है, इधर भी हैं इधर भी हैं, वो क्या करेंगे, ब्लड को फिल्टर करेंगे, और ब्लड को फिल्टर करके प्योर ब्लड को इधर से वापस इधर से भेज देंगे। और जो इम्प्योरिटी है ब्लड में, जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, हार्मफुल सॉल्ट है, वो सब चीजें कहां पे कलेक्ट हो जाएगी, वो सब चीजें इस वाले पार्ट में यहां कलेक्ट हो जाएगी, जो कि यूरेटर के थ्रू आ जाएगा, कहां पे, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। और यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के वो स्टोर होगा। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो लगभग 400 to 600 ml ऑफ द यूरिन को एक बार में स्टोर कर सकता है, ठीक है। 400 to 600 ml ऑफ द यूरिन को एक बार में स्टोर करेगा, और वहां पे जो है यूरेथ्रा के थ्रू इट विल कम आउट, क्लियर। अब किडनी जो है एक दिन में लगभग 180 लीटर ऑफ द ब्लड को प्यूरिफाई करता है। कितनी लीटर ब्लड प्यूरिफाई करता है, 180 लीटर ऑफ द ब्लड को प्यूरिफाई करता है। मतलब क्या हुआ, अब हमारी बॉडी में तो 5 लीटर ब्लड है ना,
आप सोचिए हमारी बॉडी में 5 ही लीटर ब्लड है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ 180 लीटर ऑफ द ब्लड को एक दिन में दोनों किडनी मिलकर के प्यूरिफाई करता है। मतलब क्या, एक ही ब्लड को कई टाइम्स वो प्यूरिफाई कर देता है। ठीक है, तो किडनी एक दिन में 180 लीटर ऑफ द ब्लड को प्यूरिफाई करता है। उस 180 लीटर में जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है दैट इज हार्डली 1.5 लीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब आप सोचो तो जरा, इसका मतलब क्या हुआ कि 180 लीटर ऑफ द ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, उसमें से यूरिन की फॉर्मेशन अगर सिर्फ 1.5 लीटर हो रही है, मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है कि बाकी चीजों को वापस। अब हमें समझना है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन वर्किंग करता कैसे है। ठीक है, चलें स्टार्ट करें नेफ्रॉन की वर्किंग। नेफ्रॉन की वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। पहले तो इसका डायग्राम देख लीजिए ध्यान से। यहां से रीनल आर्टरी कई सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होकर के रीनल आर्टरी कई सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गई। ये एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर में एंटर करती है। जो अभी हम लोग कप शेप्ड स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, वो इस तरह के कप शेप्ड स्ट्रक्चर में एंटर करती है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, दिस इज ग्लोमेरुलस। ये जो है, दिस वन इज ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी की ब्रांच है। ये जो यहां से बाहर निकल रही है वो आगे जाके ब्रांच बनाने वाली है रीनल वेन की। ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बॉमेन्स कैप्सूल। इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर का नाम बॉमेन्स कैप्सूल है। बॉमेन्स कैप्सूल से ये जो स्ट्रक्चर नीचे की ओर आई है, इसको हम लोग बोलते हैं पीसीडी। इसका नाम है पीसीडी। पीसीडी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहां तक आकर के ये थोड़ा सा हल्का सा थिन होगा, थोड़ा सा पतला होगा, हल्का सा इस तरह का यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगा ये। इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। इसको हम लोग लूप ऑफ हेनली बोलते हैं। फिर से ये आगे जब असेंड करेगा तो यहाँ पे फिर से थिक होता जाता है, और ये आगे चल करके एक कलेक्टिंग डक्ट में ज्वाइन कर जाता है। कलेक्टिंग डक्ट जो है, इसमें कई सारे इस तरह के स्ट्रक्चर ज्वाइन करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी फुल फॉर्म है इसका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये है कलेक्टिंग डक्ट। ये आगे जाएगा टू यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये आगे यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। नाउ दिस वन, ये आगे इधर आएगा, और इधर आकर के ये इसके ऊपर हमें कॉइल करना है, दोनों के ऊपर, पीसीटी के ऊपर भी और डीसीटी के ऊपर भी कॉइल करना है। इस स्ट्रक्चर का नाम है, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रांचेज ऑफ रीनल वेन। रीनल वेन है जो कि किडनी से बाहर निकलेगी प्यूरिफाइड ब्लड लेकर। इसको हमको क्या करना है, इसके ऊपर ज्वाइन करना है, मतलब इसके ऊपर कॉइल करना है। आप इसको जैसे भी कॉइल करना चाहो वो आपकी मर्जी है। थोड़ा ध्यान रखना कि कॉइलिंग जैसी दिखे वो, ठीक है। मैं उतना ज्यादा ये नहीं कर रहा कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट डायग्राम बना ड्रॉ करो, बट कोशिश कर रहा हूं मैं कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना ज्यादा एक्यूरेट कर सकूं डायग्राम इसको। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा डायग्राम ड्रॉ करते वक्त, इसकी कॉइलिंग दिखानी है। इसके ऊपर पीसीटी और डीसीटी के ऊपर आपको इसकी कॉइलिंग दिखानी है कि ये इसके ऊपर कॉइल करता हुआ दिखे। इसके ऊपर ये कॉइल कर रहा है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। वहां पे कॉइल करता हुआ दिखे वो। देखिए, मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ड्रॉ नहीं किया है, बट थोड़ा सा ये दिखा दिया है कि ये आपस में एक दूसरे के ऊपर ज्वाइन कर रहा है और इसको टच कर रहा है कई सारे जगहों पे। पीसीटी को भी टच कर रहा है, डीसीटी को भी टच कर रहा है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है इस डायग्राम ड्रॉ करने में कि लूप ऑफ हेनली पे बहुत ज्यादा आप कॉइलिंग नहीं दिखाइएगा।
जो नीचे यू शेप्ड स्ट्रक्चर है उस यू शेप्ड स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा कॉइलिंग होती नहीं है, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखेंगे कि नीचे वाले इस वाले पार्ट पे खासकर कॉइलिंग नहीं दिखाना है। आपको जो भी कॉइलिंग दिखाना है पीसीटी के ऊपर और डीसीटी के ऊपर कॉइलिंग दिखानी है। ठीक है, अब ये जो है इधर से बाहर निकल जाएगा। पूरी जो फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? देखिए ये है ग्लोमेरुलस, ये देख रहे हो ग्लोमेरुलस है। जब यहां पे ब्लड एंटर करेगा, इधर से आर्टरी से ब्लड आया, अब इस ब्लड में क्या है, यहां पे जो ब्लड आ रहा है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड कैसा है? वो ब्लड इम्प्योर ब्लड है। अब इस इम्प्योर ब्लड में से बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोड़ करके, बड़ा बड़ा पार्टिकल्स कहने का मतलब, बड़ा बड़ा पार्टिकल्स कहने का मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बड़े बड़े मैक्रो पार्टिकल्स, बड़े बड़े प्रोटीन, ये सब चीजें को छोड़ करके मैक्सिमम चीजें जो ब्लड में डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व चीजें प्लाज्मा के साथ एंटर कर जाएगा। कहां पे? यहां से एंटर कर जाएगा कहां पे? बॉमेंस कैप्सूल में। यहां से कहां एंटर कर गया? बॉमेंस कैप्सूल में, जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है उसमें। कि यहां पे जब ब्लड एंटर करेगा तो आप एक चीज और देख सकते हो, यहां पे अगर इस जगह वाले डायग्राम पे यहां पे ध्यान दो तो ये जो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी की थिकनेस आप देखिए और रीनल वेन की थिकनेस देखिए, इनकी जो थिकनेस है वो अलग अलग है। कहने का मतलब क्या है कि रीनल आर्टरी से ब्लड आएगी ज्यादा, निकलेगी कम। क्यों? क्योंकि निकलने का जो रास्ता है ना वो एकदम पतला सा है, जिसके कारण कि ब्लड जब एंटर करेगी ज्यादा और निकलेगी कम तो यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण यहां पे देख लो मैंने छोटे छोटे होल्स बना रखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे ब्लड में से मैक्सिमम डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस, डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस, सॉलिड सब्सटेंसेस नहीं, ब्लड में जो डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस है लाइक अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, सॉल्युबल सॉल्ट्स, वाटर, वो सब चीजें प्लाज्मा के साथ एंटर कर जाएगी। किसमें? बॉमेंस कैप्सूल में। क्या एंटर नहीं करेगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और बड़े बड़े प्रोटीन, ये सब चीजें एंटर नहीं करेगी। कहने का मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और बिगर प्रोटीन मॉलिक्यूल को छोड़ करके, इतनी चीजों को छोड़ करके रेस्ट पार्ट will enter into Bowman's capsule। किसमें एंटर कर जाएगा? बॉमेंस कैप्सूल में एंटर कर जाएगा। क्या क्या चीजें एंटर नहीं की? ये सब चीजें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और बिगर प्रोटीन को छोड़ करके बाकी सारी चीजें किसमें एंटर कर गई? ये एंटर कर गई बॉमेंस कैप्सूल में। ये जो बॉमेंस कैप्सूल, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर देख रहे हो उसमें एंटर कर गई। अब वहां से एंटर करने के बाद ये गई किसमें? ये गई पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में गई। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या क्या चीजें एंटर की है, जरा ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या चीजें एंटर की है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वाटर है, प्लाज्मा है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड, यूजफुल सॉल्ट, हार्मफुल सॉल्ट। अब वहां पे क्या हम इतनी सारी चीजों को बॉडी से निकलने दे सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता, इतनी सारी चीजों को नहीं निकलने दे सकते। मैंने अभी आपको समझाया था कि 180 लीटर ऑफ द ब्लड हमारी किडनी में एंटर करता है, लेकिन उसमें से यूरिन की फॉर्मेशन कितनी होती है? सिर्फ 1.5 लीटर। बाकी कहां जाता है? बाकी को वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें से जो सब्सटेंसेस इसमें एंटर की है किसमें? पीसीटी में। वो पीसीटी में सब्सटेंसेस में से वापस सारी चीजों को रीअब्सॉर्ब करना है। कौन कौन सी चीजें जो हमारे लिए यूजफुल है? कौन कौन सी चीजें यूजफुल है? तो यहां पे हो जाएगा क्या? यहां पे सेकंड प्रोसेस होगा सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन।
सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करेगा कौन? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करेगा ये जो आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर जो कि पीसीटी और डीसीटी के ऊपर कॉइल कर रहा है, ये इसी के लिए कॉइल कर रहा था। ये इसी के लिए कॉइल कर रहा था कि जहां जहां पे ये टच कर रहा है पीसीटी डीसीटी को, वहां से सब्सटेंसेज को रीअब्जॉर्ब करता चला जाएगा। ठीक है, वहां से पीसीटी से सब्सटेंसेज को रीअब्जॉर्ब करेगा। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हर सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये सिर्फ उस चीजों को रीअब्जॉर्ब करेगा जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। ठीक है, अब यूजफुल क्या है? यूजफुल है यूजफुल सब्सटेंसेज विल, नाम भी लिख दें यूजफुल सब्सटेंसेज का, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, स्मॉलर प्रोटीन। बड़े प्रोटीन तो एंटर ही नहीं किए थे, बड़े प्रोटीन तो पीसीटी में एंटर ही नहीं किया था ना, वो तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में वहीं रुक गया था। जो छोटे छोटे प्रोटीन से वो एंटर किए थे। अमीनो एसिड, यूजफुल सॉल्ट, ये सब चीजें एक्सेट्रा, ये सब चीजें जो है यूजफुल सॉल्ट, यूजफुल सब्सटेंसेज लाइक कौन कौन से सब्सटेंसेज? वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, स्मॉलर प्रोटीन, यूजफुल सॉल्ट्स विल selectively be reabsorbed by PCT and ये था ना लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली स्पेशली वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है। लूप ऑफ हेनली का मेन काम क्या होता है? वाटर का रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, तो यूजफुल सब्सटेंसेज का सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ। हर एक सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, सिर्फ उस सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन हुआ है जो सब्सटेंस हमारे लिए यूजफुल है। कौन कौन सा सब्सटेंस? वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, स्मॉलर प्रोटीन, यूजफुल सॉल्ट, ये सब जो है सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। ठीक है, कौन सी सब्सटेंस उसमें छोड़ दी गई जो रीअब्जॉर्ब नहीं हुई? दैट सब्सटेंस व्हाट? यूरिया, यूरिक एसिड, हार्मफुल सॉल्ट, और उसको कैरी करने के लिए थोड़ा सा वाटर, जो उसमें छोड़ दिया गया। किसमें छोड़ दिया गया? डीसीटी तक। पीसीटी डीसीटी में वो सब्सटेंस छोड़ा गया जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। लेफ्ट सब्सटेंसेज क्या क्या थी? लेफ्ट सब्सटेंसेज थी यूरिया, यूरिक एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ा सा वाटर स्मॉलर अमाउंट में, और हार्मफुल सॉल्ट्स लेफ्ट। कहां पे? लेफ्ट डीसीटी। ठीक है, वहां पे छोड़ दिया गया। बाकी सब चीजें सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर लिया गया। जो जो चीजों को हम बॉडी से निकलने नहीं दे सकते, वो सब चीजें हमारी बॉडी में यूजफुल चीजें हैं, उन सब चीजों को हम बॉडी से निकलने नहीं दे सकते। तो ये प्रोसेस हो गया सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस। क्लियर? अब थर्ड प्रोसेस होगी जहां पे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होगा। मतलब जो चीजें छोड़ दी गई, ये सब चीजें जो छोड़ दी गई, यही सब चीजें यूरिन की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, जो चीजें छोड़ दी गई है वो सब चीजें यहां से डीसीटी से होता हुआ डिस्टल, ये ऊपर वाला डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, ये वाला डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कहां पे आ जाएगा? ये आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट कहां पे ओपन होता है? ये ओपन होता है कहां पे जाकर के? यूरिनरी ब्लैडर। तो वो सारी सब्सटेंसेस जो उसमें छोड़ दी गई, वही क्या कर रही है? सेक्रेशन ऑफ यूरिन। वही क्या कर रही है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। वो जाकर के कहां पे चली गई? कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट कहां चला गया? कलेक्टिंग डक्ट जो है ज्वाइन करता है यूरिनरी ब्लैडर को। यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के वो सारी चीजें डिपॉजिट कर गई। ठीक है, तो ये सब चीजें जो लेफ्ट की गई, यही सब चीजें क्या करेगा? ये सब चीजें करेगा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, सेक्रीशन वाली प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेक्रीशन। मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यही वाली प्रोसेस है, सेक्रीशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। कहीं पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, फिर से सुन लीजिए, मैं हर एक चीज फिर से बताने जा रहा हूं। सुनिए, ये ब्रांचेज ऑफ रीनल आर्टरी है जहां से ब्लड एंटर करता है ग्लोमेरुलस में। ये स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस का है, जिसमें यहाँ पे डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको। एंटर करने के लिए जो ब्लड की वेसल है, ये काफी
थिक होती है, निकलने के लिए काफी थिन होती है, तो इसके अंदर यहाँ पे ब्लड की प्रेशर क्रिएट हो जाती है। अब उस प्रेशर के कारण इसमें से ब्लड फिल्टर हो करके एंटर कर जाएगा किसमें, बाउमेंस कैप्सूल में। ब्लड जो इम्प्योर ब्लड वहां पे एंटर कर रहा है उसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल को छोड़ करके बाकी हर एक चीजें रेस्ट पार्ट जो सॉल्युबल, खासकर सॉल्युबल सब्सटेंसेज होती है, वो सॉल्युबल सब्सटेंसेज जो है वो किसमें एंटर कर जाएगी, इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर में, जिसको हमने क्या नाम दिया, बाउमेंस कैप्सूल नाम दिया। अब वहां से ये सारी चीजें एंटर करेगी पीसीटी में। इस स्ट्रक्चर को पीसीटी बोलते हैं, जो आगे चल के ज्वाइन कर रहा है लूप ऑफ हेनली को, और ये लूप ऑफ हेनली से आगे स्ट्रक्चर ज्वाइन होता है डीसीटी। तो पीसीटी और लूप ऑफ हेनली, इसमें से सेलेक्टिव सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो हमारी बॉडी के लिए काफी यूजफुल सब्सटेंसेज है। इसमें जो फिल्ट्रेट आया था, उस फिल्ट्रेट में हमारी बॉडी के लिए काफी यूजफुल सब्सटेंसेज हैं। वो यूजफुल सब्सटेंसेज में से वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, स्मॉलर प्रोटीन्स, यूजफुल सॉल्ट्स, ये सब चीजें सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब करेगा। कौन करेगा, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो, जो पीसीटी, लूप ऑफ हेनली वगैरह को कवर कर रहा है, चारों ओर से कॉइल कर रहा है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ब्रांचेज ऑफ रीनल वेन। वो वहां पे एब्जॉर्प्शन होगी इन सारे सब्सटेंस की, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो सारी सब चीजें एंटर कर गई ब्रांचेज ऑफ रीनल वेन में, और जो सब्सटेंसेज वहां पे छोड़ दी गई जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं थी, दैट वाज यूरिया, यूरिक एसिड, उसको कैरी करने के लिए थोड़ा सा वाटर, और हार्मफुल सब्सटेंसेज वहां पे छोड़ दी गई, जो आगे चलते यूरिन की फॉर्मेशन करेगी, जिस प्रोसेस को हमने सेक्रीशन नाम दिया। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस होती है जो कि यूरिन की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं। तो ये हो गया यूरिन की फॉर्मेशन, जो कहां पे हो रहा है, किडनी में हो रहा है, मतलब नेफ्रॉन में हो रहा है, और ये सारे के सारे सब्सटेंसेज कहां पे कलेक्ट हो गए, कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हुए, और कलेक्टिंग डक्ट आगे चल करके ज्वाइन कर रहा है किसको, ये आगे चल के ज्वाइन कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर को, और यूरिनरी यहां से सब्सटेंसेज, ये सारी सब्सटेंसेज कहां चली जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर में। तो हमारी जो किडनी है वो एक दिन में 180 लीटर ऑफ द ब्लड को प्यूरिफाई करती है, और इसमें से यूरिन की जो फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ 1.5 लीटर होती है। बाकी चीजों का क्या होता है, बाकी चीजों का होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जो काम किसका होता है, यहाँ पे नेफ्रॉन का होता है। What are those factors that will regulate the formation or that will regulate the formation of urine? What are those factors? The factor which will regulate the formation of urine, सबसे पहला फैक्टर, फैक्टर नंबर 1, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. What will be those factors? Factor number 1, the amount of excretory waste that is to be removed from body. बॉडी से कितना एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल निकालना है। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल निकालना है तो ज्यादा यूरिन की फॉर्मेशन होगी, कम अमाउंट में निकालना है तो कम यूरिन की फॉर्मेशन होगी। फैक्टर नंबर 2, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन बॉडी। बॉडी में वाटर का अमाउंट है कितना, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होगा उतना ज्यादा यूरिन की फॉर्मेशन होगी। फैक्टर नंबर 3 होता है एक हार्मोन, जिस हार्मोन को का नाम है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हार्मोन, जिसको कि हम लोग एडीएच भी बोलते हैं, एडीएच। वैसोप्रेसिन हार्मोन का ही दूसरा नाम एडीएच है। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन produced by the body.
ये एडीएच ही एक्चुअली रेगुलेट करता है कितनी वाटर की एब्जॉर्प्शन होनी है, नहीं होनी है, ये सब जो है ये हार्मोन्स ही रेगुलेट करता है। तो ये तीन फैक्टर होते हैं व्हिच विल रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो फैक्टर नंबर 1, the amount of excretory waste that is to be removed from the body. Factor number 2, the amount of water present in the body. And factor number 3, vasopressin present in the body. ठीक है, मतलब vasopressin produced by the body, but vasopressin is also called an anti-diuretic hormone जो कि pituitary gland से प्रोड्यूस होता है, pituitary gland से प्रोड्यूस होता है। ये आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आप लोग ये पढ़ने वाले हो। तो ये हो गया किडनी की वर्किंग। अब हम लोग आते हैं, कभी कभी किडनी में प्रॉब्लम होता है और किडनी जो है उसकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो जब किडनी की वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है तो वैसी केस में दो ऑप्शन है। अब पहला ऑप्शन है, अगर थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम है तो डायलिसिस से काम चल जाता है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम में डायलिसिस से काम चल जाता है, जिसको हम लोग हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं। लेकिन अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, बिल्कुल ही फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि आप किडनी के ट्रांसप्लांटेशन करें। तो हम लोग जो यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं, ट्रांसप्लांटेशन तो नहीं पढ़ेंगे, उतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक हमारे इसमें नहीं है, बट हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस मतलब अगर किडनी की एफिशिएंसी कम हो जाती है तो वैसी केस में जो हीमोडायलिसिस की जाती है, वो हीमोडायलिसिस क्या होता है, वर्किंग प्रोसीजर क्या है उसकी, उसके बारे में हमको समझना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीमोडायलिसिस। सुनिए, हीमोडायलिसिस में हम लोग करते क्या है, जो काम हमारा किडनी कर रहा है उसी काम को हम बॉडी के बाहर करते हैं। ठीक है, किडनी के काम को बॉडी के बाहर करते हैं, मतलब किडनी जिस तरह से अभी आपने पढ़ा कि किडनी फिल्ट्रेशन कर रहा था ब्लड का, वही काम हम किडनी के बॉडी के बाहर करते हैं। कैसे करते हैं, उसमें एक मशीन होता है जिसको डायलाइजिंग मशीन बोलते हैं। डायलाइजिंग मशीन में होता क्या है, मैं एक सिंपल प्रोटोटाइप दिखा रहा हूं, आप इसको मशीन मत समझ लेना, मतलब एक सिंपल सा मैं मैकेनिज्म समझा रहा हूं कि होता क्या है उसके। देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि ये एक मशीन है, इसमें इस साइड से हमने दिया पेशेंट का इम्प्योर ब्लड, ठीक है। यहां पे इसके अंदर इस तरह की कई सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इस तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और ये जो ट्यूब लाइक बहुत सारे, मतलब मैंने तो यहाँ पे 4-5 ही दिखाए हैं, लेकिन इस तरह के बहुत सारे ट्यूब होते हैं वहां पे। और इसके ऊपर में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक आप लोग जानते होंगे, वहां से सेलेक्टिव चीजें नहीं पास हो सकती है, हर एक चीज पास नहीं हो सकता, वहां से सिर्फ सेलेक्टिव चीजें पास हो सकती है। अब इधर से हम लोग डालते हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन, डायलाइजिंग सॉल्यूशन। डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो है, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन हम यहां से डालेंगे, यहां से हम डालेंगे फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन। देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में तो आप जान रहे हो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है क्या, इट विल अलाउ टू पास सेलेक्टिव सब्सटेंसेस ओनली, हर एक चीज को पास नहीं करने देगा, सिर्फ सेलेक्टिव चीजों को पास करने देता है। कौन सी सेलेक्टिव चीजें हैं अभी समझाता हूं। ये जो फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन क्या होता है, ये बिल्कुल हमारी बॉडी की ब्लड प्लाज्मा की तरह होता है, एग्जैक्टली लाइक ब्लड प्लाज्मा। दिस इज
सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, जिसकी की ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होती है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर कहने का मतलब ब्लड में जो मिनरल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं प्लाज्मा में हमारे, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वही सारा चीज होता है, सब कुछ एग्जैक्टली वही सारा सब्सटेंस होता है। तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा की तरह। आप समझो कि एक तरह से वो ब्लड प्लाज्मा ही है, एग्जैक्टली वैसा ही है, लगभग वैसा ही है, सिर्फ उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह नहीं होगा। ठीक है, वो सारी सॉलिड सब्सटेंसेस नहीं होगी, क्योंकि सॉलिड सब्सटेंसेस तो ऐसे भी जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकते। आप जानते हो ना, ये बात तो आप पढ़े होंगे क्लास 9th में कि सेलेक्टिव जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वहां से वैसे भी सॉलिड सब्सटेंसेस पास नहीं होती। ठीक है, तो यहां से ऐसे भी कोई भी सेलेक्टिव सॉलिड सब्सटेंसेस पास नहीं होगी। यहां से सिर्फ और सिर्फ किस तरह के सब्सटेंस पास होगी, वहां पे सिर्फ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस पास होगी। अब यहां से हम फ्रेश डायलाइटिंग सॉल्यूशन डाल रहे हैं, तो फ्रेश डायलाइटिंग सॉल्यूशन इस बीच में भर गया, इस बीच वाली जो गैप है उस गैप में फ्रेश डायलाइटिंग सॉल्यूशन भर गया। इधर से हमने क्या डाला, इधर से हमने डाला पेशेंट का ब्लड। अब ये पेशेंट का ब्लड जो है उसमें क्या है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, हार्मफुल सॉल्ट है जो हमें निकालना है। यूरिया है, यूरिक एसिड है, और क्या है उसमें हार्मफुल सॉल्ट्स है जो हमें निकालना है। ठीक है, यहां पे क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या समझना है आपको, ये जो फ्रेश डायलाइटिंग सॉल्यूशन है दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, सिर्फ उसमें वही चीज नहीं होती जो चीज हमें निकालना है। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, एकदम ध्यान से सुनो, यही चीज मेन पॉइंट यही है। Fresh dilating solution is exactly like the blood plasma but is devoid of the substances like urea, uric acid and harmful salt. सिर्फ यही चीज यहां पे नहीं है, बाकी exactly same है यहां पे। This is similar to blood plasma, यहां पे मैं लिख रहा हूं but devoid of urea, यूरिक एसिड एंड हार्मफुल सॉल्ट। इसमें ये चीज नहीं है। ठीक है, इसमें ये चीज नहीं है। कौन कौन सी चीज नहीं है, इसमें सिर्फ वही चीज नहीं है जो चीज हमें निकालना है। अब सोचिए, आप खुद से सोचिए, यहां पे जो ब्लड है पेशेंट का, उस ब्लड में, पेशेंट के ब्लड में क्या है, पेशेंट के ब्लड में यूरिया है, यूरिक एसिड है, हार्मफुल सॉल्ट है। यहां पे क्या नहीं है, बाहर में जो डायलाइटिंग सॉल्यूशन है उसमें क्या नहीं है, यूरिया नहीं है, यूरिक एसिड नहीं है, हार्मफुल सॉल्ट नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सब कुछ सेम है। तीन चीज नहीं है, यूरिया, यूरिक एसिड, ब्लड और हार्मफुल सॉल्ट। अब यहां पे अंदर में वो चीज ज्यादा है, बाहर में वो चीज कम है। कोई भी सब्सटेंस अपने हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगी, दिस विल अलाउ टू पास ओनली द सेलेक्टिव सब्सटेंसेस। डिफ्यूजन होगा यहां पे डिफ्यूजन होगा। सिर्फ कौन सी चीजों का डिफ्यूजन, इस चीजों का, सिर्फ यही चीज यहां से निकलेगा। ठीक है, सिर्फ यही चीज यहां से निकलेगा, बाकी और कोई चीज यहां से नहीं निकलेगा। बाकी जो यहाँ पे ब्लड है वो एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा की सेम कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे सिर्फ वही चीज निकलेगा जो चीज वहां पे ब्लड प्लाज्मा में हमने नहीं डाला, फ्रेश डायलाइटिंग सॉल्यूशन में नहीं डाला है। अब यहां से यूज्ड डायलाइटिंग सॉल्यूशन बाहर निकल रहा है, यूज्ड डायलाइटिंग सॉल्यूशन बाहर निकलता जा रहा है। उस यूज्ड डायलाइटिंग सॉल्यूशन में क्या सब्सटेंसेस मिक्स होकर के आ रही है, ब्लड में से वो सारी सब्सटेंसेस, यूरिया, यूरिक एसिड, हार्मफुल सॉल्ट, वो सब मिक्स होती चली गई इसमें, और मिक्स होकर के यहां से बाहर निकलते जा रही है। अब यहां से जो ब्लड आ रहा है, उस देखो कितनी बार यहां पर टर्न ले रहा है, हर जगह पे वो सारी सब्सटेंसेस निकलती चली जाएगी, और यहां से जब ब्लड बाहर निकलेगी वो कैसी ब्लड होगी, दैट विल बी प्योर ब्लड।
अब यहां से जो ब्लड निकलेगी दैट विल बी प्योर ब्लड, और ये ब्लड फिर से हम कहां डाल देंगे, पेशेंट की बॉडी में डाल देंगे। तो एक तरफ से ब्लड निकलता रहेगा, उसको प्यूरिफाई करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार में ब्लड निकाल दें सारा, मर जाएगा पेशेंट। ब्लड निकालते रहेंगे, प्यूरिफाई करते जाएंगे और दूसरी तरफ से उसको डालते जाएंगे। ठीक है, अब ये प्रोसेस एक बार नहीं किया जाएगा, ये कॉन्टिन्यूसली 4 घंटे 5 घंटे का प्रोसेस है, जिसमें पूरा का पूरा ब्लड कई बार प्यूरिफाई हो जाता है। हो गया हमारा एक्सक्रीशन कंप्लीट, और हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट।